हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किए कर रहे हैं, इस साल अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं यूपी बीएड इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में हिंदी से संबंधित यानी सामान्य हिंदी से संबंधित आपको कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो हिंदी में, सामान्य हिंदी में अच्छा अंक ला सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप जानते होंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हिंदी से प्रश्न आते हैं वो कुल 50 प्रश्न आते हैं और वह 100 नंबर के होते हैं। ये मैं आपके लिए एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिसमें जितने भी सामान्य हिंदी में चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी एक चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो एक एक वीडियो कर कर आपको इस चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा अंक स्कोर कर पाएंगे सामान्य हिंदी में। यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सामान्य हिंदी आती है उसमें आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अगर बस आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। इसमें प्रश्न कैसे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि ये कोई चैप्टर है, ठीक है, जैसे है ना हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, तो इस चैप्टर से जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, केवल यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लूँगा। देखिए, मैं आपको इस तरीके से नहीं, ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं इस पर इन सभी क्वेश्चनों को लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जिस चैप्टर का नाम होगा हमारा हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, इसमें जितने भी यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, तो आपको यहाँ पर लिखकर बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह यह चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट्स है आपको मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं जानते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ण या शब्द। ठीक है, उसे कहते हैं वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वह क्या होता है, वह वर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उच्चारण उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। यानी कि उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों 2 भेद होते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना कि 2 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, किसके, तो वर्ण के। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो देखिए दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 7। ठीक है, तो आप इसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे कहते हैं वर्ण। और उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं होती है या आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लिखा गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं तो उसे कहते हैं स्वर। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वर।
इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दें, स्वर। ठीक है, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं स्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। यानी कोई स्वर है और उसका उच्चारण आप कर रहे हैं तो उसमें जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। ठीक है, यानी कि किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट वर्ग से संबंधित व्यंजन बताइए। यानी कि जो ट वर्ग के अंतर्गत आता है व्यंजन उसको बताइए। तो ट वर्ग से संबंधित व्यंजन क्या होगा, तो होगा अड़ंग। ठीक है ना, इसको अड़ पढ़ते हैं। अब देखिए ट वर्ग से संबंधित व्यंजन होगा अड़ंग। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर और देखते हैं आगे 7, यानी कि तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है इस किताब में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आप इसे जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों में से एक व्यंजन नहीं है। ठीक है, यानी ये सब वर्ड दिए गए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि एक इसमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। तो देखिए ये सब ख व्यंजन है, र व्यंजन है, य व्यंजन है, लेकिन छोटाऊ उ जो है यह व्यंजन नहीं है। चलिए इसी तरीके से अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है। यानी ओष्ठीय का मतलब यानी कि इसका नाम लेने पर जो है ओठ जो है वो सटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें प, तो इसको बोल रहे हैं तो हमारा जो ओठ है वो सट रहा है ना आपस में, जैसे ब म तो बोलने पर जो है यह ओठ जो है हम लोग का नहीं सट रहा है। इसलिए क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है, तो त। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य स, इया या ग या ज। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है, तो होता है इया। ठीक है, यह है नासिक्य व्यंजन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा अमानक वर्ण है। यानी इनमें से इन वर्ण में से कौन सा अमानक है जिसका मान नहीं होता है। ख का मान होता ही है ख, घ, भ, यानी कि ये पूरा ये ठीक है, लेकिन इसके इधर देखिए इधर कुछ दे दिया गया है तो यह नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यह अमानक वर्ण होगा। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, भ। यह पूरा भ है तो इसको तो भ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें इधर का इस तरीके से दे दिया गया है कि इसका मान कोई नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, अमानक वर्ण होगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है, कैसे है। ये सब जितने भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ यह यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। यानी कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, पुनः में क्या द्वितीय व्यंजन है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है या उत्साह में है। तो देखिए जो द्वितीय व्यंजन है वह है आपका दिल्ली में। ठीक है, कहने का मतलब इसका यह है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का द्वितीय व्यंजन है, तो इसमें जो द्वितीय व्यंजन होगा वह आपको छांटना है।
तो इसमें जो द्वितीय व्यंजन है वह है दिल्ली। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को इसमें दिया गया है, यानी इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। क्या पूछा गया है कि जो दिया गया है 4 प्रश्न, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। अ स्वर है, उ ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन यह जो है स्वर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज। ठीक है, ये सब स्वर हैं, यह स्वर नहीं है। ये सब स्वर हैं, या इसमें पूछा गया है कि स्वर कौन नहीं है, तो इसमें से यह जो है स्वर नहीं होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ज। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का व्यंजन नहीं है। यानी कि इसमें जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा वर्ग है, यानी वर्ण है जिसका ट वर्ग से संबंधित नहीं है। तो देखिए ट के बाद ठठेरा ठ आता है, ठठेरा डाली ढक्कन अड़न, ये सब जो है ये ट वर्ग के व्यंजन है। लेकिन घड़ी घ जो है यह ट वर्ग का व्यंजन नहीं है, यह क वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसा बनना चाहिए। ठीक है, यानी खड़ी पाई वाले व्यंजनों का जो संयुक्त रूप है वो कैसा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यह इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। क्या वह विसर्ग लगाकर बनाना चाहिए, या खड़ी चौपाई को हटाकर बनाना चाहिए, या 2 खड़ी पाई को हटाकर बनाना चाहिए, लगाकर बनाना चाहिए, या 2 स्वर को लगाकर बनाना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, खड़ी चौपाई को हटाकर बनाना चाहिए। क्या, तो संयुक्त व्यंजनों का संयुक्त रूप। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 17 है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से विसर्ग से कौन सा शब्द है जो कि बना हुआ है। तो विसर्ग से जो है इसमें जो बना हुआ है वह है ऑप्शन बी, यानी कि नेह स्पृह। ठीक है, यह जो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, यह था पार्ट 1 किसका, तो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह का जो है यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम 18 से प्रश्न को शुरू करेंगे, और जितना भी पूछा गया है इस चैप्टर में, जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे और तैयार कर कर आपके सामने रखेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप अच्छा रैंक या नंबर सामान्य हिंदी में यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल ओनर को सब्सक्राइब कर कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, ताकि डिजिटल बोर्ड की तरफ चला जाए। इस बोर्ड पर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक बात और है दोस्तों कि चाय कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो कहीं भी हो रहती है। मान लीजिए कि एक गिलास में भी पिएंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा चाय बना रहेगा। अगर उसे आप सोने के कप में भी पिएंगे या सोने के गिलास में भी पिएंगे तो वो भी जैसा चाय रहेगा उसी तरह से लगेगा। तो आप इससे घबराएं नहीं, ये जो प्रश्न हैं बिल्कुल चाय की तरह हैं। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न होते हैं ये रिपीटेड प्रश्न हैं, ये बार बार लगातार पूछा जा रहा है यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को मैं तो कहूँगा कि आप 100% तैयार कर लीजिए। तैयार नहीं करते हैं तो आप 2 बार 3 बार देख सकते हैं,
अगर देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा ऐसा प्रश्न, और वैसे भी आप तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।